नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, तो हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, इसलिए हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जाता है, बोलते हैं विच इज़ अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म का सेक्ट पूछा गया है, जैन धर्म का संप्रदाय पूछा गया है। देखो, जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म जो था वो दो तरह के सेक्ट में जो था वो डिवाइड हुआ था। एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर थे। तो श्वेतांबर भी थे, दिगंबर भी थे और श्वेतांबर भी थे। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम श्वेतांबर और दिगंबरों की बात करते हैं। जैन धर्म में जब भी श्वेतांबर और दिगंबरों की बात होती है तो ये दो अलग अलग सेक्ट हुए। श्वेतांबर कुछ और फिलॉसफी को मानते थे, दिगंबर कुछ और फिलॉसफी को मानते थे। उसी तरह बुद्धिज्म में भी तो आपने पढ़ा ही है कि हीनयान और महायान थे, तो उसी तरह ये जैनिज्म में भी थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो श्वेतांबर थे ये मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, और दिगंबर मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है वो वस्त्र त्यागना जो है वो ज़रूरी है। श्वेतांबर सेक्ट के द्वारा माना जाता था कि स्त्रियां जो है वो निर्वाण की अधिकारी हैं, और दिगंबर सेक्ट के द्वारा माना जाता था कि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, ये माना जाता था इनके द्वारा। और 19th तीर्थंकर जो हुए वो स्त्री हुए श्वेतांबर के अनुसार, और जो दिगंबर था उसके अनुसार 19वें नंबर के तीर्थंकर जो थे वो पुरुष थे। श्वेतांबर जो था, इनके ध्यान रखना है कि इनका मानना था कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, और दिगंबर मानते थे कि कैवल्य प्राप्ति के बाद जो है वो भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये माना जाता था। और जैन धर्म के हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? जैन धर्म में देखो ये बात आती है कि जैन धर्म जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महावीर स्वामी के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये जो जैन धर्म के महावीर के बारे में आप पढ़ते हैं ना कि महावीर स्वामी हुए, तो महावीर स्वामी के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये कैवलिन कहलाए थे। क्या कहलाए थे? कैवलिन जो था ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो था वो कहलाए थे। जैन धर्म में अलग अलग तीर्थंकर हुए, जैसे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव कहे गए, इनको आदिनाथ भी जो था वो कहा जाता है। जैन नंबर के 23rd नंबर के तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तीर्थंकरों के बारे में हो गया, इतना ध्यान रखें। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, कि अर्थशास्त्र जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र की रचना जो था वो किसने की थी? देखो, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो कौटिल्य के द्वारा जो था वो अर्थशास्त्र की रचना जो था वो की गई थी। अब देखो, यहाँ से आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट ग्रंथों के बारे में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से ना एक नंबर पक्का हो जाता है जब भी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा ग्रंथ इंपॉर्टेंट है नहीं, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, अगर आप बात करेंगे कि पाणिनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ये जो अर्थशास्त्र था ये कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। एक इंडिका नामक ग्रंथ था, ये किसने लिखा था? ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कहीं पर, तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। कालिदास के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि कालिदास के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें अभिज्ञान शकुंतलम आ जाता है, कुमार संभवम आ जाता है, मेघदूतम आ जाता है, रघुवंशम आ जाता है। ये आप HPGK में भी जो है वो कालिदास के कुछ ग्रंथ आप पढ़ते हैं, परंतु हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा। तो ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए आपको जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए 36 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच वॉज द ग्रेट मौर्य रूलर, की बोलते हैं कि इनमें से महानतम जो मौर्य शासक था वो कौन था? अगर हम मौर्य शासकों की बात करते हैं तो महानतम जो मौर्य शासक हुआ वो कौन सा हुआ?
अब देखो, अकबर तो मौर्य से नहीं था तो ये नहीं होगा, कनिष्क भी मौर्य से नहीं था तो ये भी नहीं होगा, हर्षवर्धन भी मौर्य से नहीं था, अशोक जो था ये मौर्य वंश से था। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का महानतम शासक जो था वो हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। मौर्य वंश की बात की जाती है ना, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य, चाणक्य कह लीजिए या फिर कौटिल्य कह लीजिए, इन्होंने अपने गुरु की सहायता से जो था वो इस मौर्य वंश की स्थापना जो था वो की थी। और आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त ने जो था वो उस दौरान 305 ईस्वी पूर्व जो था वो चंद्रगुप्त ने उस टाइम एक यूनानी शासक हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इसको जो था वो पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। और चंद्रगुप्त के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार जो था वो गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार को जो है वो किस टाइटल के, कौन सा टाइटल इसको दिया गया था या किस नाम से जाना जाता था, तो अमित्रोचैट्स इसको कहा जाता था, अमित्रोचैट्स आपने ध्यान रखना है। बिंदुसार के बाद अशोक हुआ, अशोक का आपने ध्यान रखना है कि देखो अशोक जो था ना ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। अशोक ने बैटल ऑफ कलिंग जो था वो लड़ा था, जो सीधा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि कब लड़ा था, तो 261 ईस्वी पूर्व जो था वो लड़ा था। अशोक ने जो था वो अपने जीवन में जो था वो बुद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। तो बुद्ध धर्म को अपनाया गया था, तो किसके प्रभाव में आकर आप कहेंगे कि किसके प्रभाव में आकर जो था ये बुद्ध धर्म को जो था वो अपनाया गया था। तो अशोक ने बुद्ध धर्म की जो किसी के प्रभाव में आए तो ये मोगली पुत्तिस के नाम प्रभाव में आए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्म प्रचारक भेजे। हिमालय की ओर किसको भेजा गया था, मझिम को जो था वो हिमालय की ओर भेजा गया था। और कश्मीर किसको भेजा गया था, तो मझांतिक को कश्मीर और गंधार भेजा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। श्रीलंका जो था वो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। अशोक के शिलालेख भी जान लीजिए जब बात हो ही रही है, तो अशोक का पहला शिलालेख पशुबलि की निंदा करता है और अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में बैटल ऑफ कलिंग का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बहुत दिनों के बाद रिवाइज किए अशोक के बारे में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो बोलते हैं कि पाल वंश जो था वो इसकी स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक जो था वो कौन थे। अगर हम पाल वंश की बात करते हैं ना कि पाल वंश जो था वो इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये गोपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। गोपाल कौन से धर्म को मानते थे, गोपाल बुद्ध धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जो था वो एक मठ का निर्माण भी जो था वो करवाया था, ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने ये मठ जो था वो आनंदपुरी में जो था वो बनवाया था। इसके बाद धर्मपाल आए, तो धर्मपाल जो था ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो था जो प्रसिद्ध विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आप पढ़ते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो था वो इनके द्वारा बनवाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और भी जो था वो बहुत सारे फेमस शासक जो था वो पाल वंश में हुए, जैसे कि महीपाल हुए। महीपाल प्रथम जो था इनको पाल वंश का दूसरा संस्थापक जो था वो कह दिया, क्योंकि महान थे तो इस तरह से संज्ञा इनको दी गई। आपने ध्यान रखना है कि महीपाल प्रथम ने जो था इनके कार्यकाल के दौरान राजेंद्र चोल एक शासक हुआ करते थे, इन्होंने बंगाल पर जो था वो आक्रमण किया था और इन्होंने जो था वो पाल शासक को पराजित भी जो था वो कर दिया था। और इसी वंश के अंतिम शासक जो था वो रामपाल हुए। ये भी ध्यान रखें कि इस वंश के अंतिम शासक जो था वो कौन थे, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एरेतेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं एरेतेश्वर मंदिर जो है वो किस स्थान पर जो है वो स्थित है। देखो, अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर आते हैं। उन मंदिरों में एक एरेतेश्वर मंदिर आता है। ये मंदिर दरसूराम में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। और ये दरसूराम कहाँ पर पड़ता है, ये दरसूराम जो है तमिलनाडु में जो है पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। और ये मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कि कहाँ पर स्थित है। इस तरह के और भी मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम मंदिरों की जो हम शुरुआत करेंगे ना, वो हम करेंगे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं होगी जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। 1983 में इनको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी डाला गया था। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। 1983 में ही इनको भी जो था वो क्या किया गया था,
जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है उसमें डाला गया था। और महाबलीपुरम आपने पढ़ा है, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, इनको भी यूनेस्को की लिस्ट में डाला जा चुका है और 1984 में जो था वो डाला गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर हम फतेहपुर सिकरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और 1986 में जो था वो इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। एलिफेंटा की गुफाएं आती हैं महाराष्ट्र में, इनको 1987 में डाला गया था। और मध्य प्रदेश में जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट आते हैं सांची में है ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, और इनको 1989 में जो था वो डाला गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि एक महाभूति टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया बिहार में है, इसको 2002 में जो था वो यूनेस्को की लिस्ट में जो था वो डाला गया था। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है उसको, जो कि महाराष्ट्र में है, 2004 में इसको डाला गया था। जंतर मंतर 2010 में, ये राजस्थान का जंतर मंतर है। और लाल किला जो दिल्ली का है उसको 2007 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। आगे अगर हम लेटेस्ट कुछ बात करते हैं तो लेटेस्ट में आप पढ़ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो काकड़िया राधेश्वरा जो टेम्पल है, या फिर रामप्पा टेम्पल कहते हैं तेलंगाना का, इसको 2021 में इसको डाला गया था। और इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है कि जयपुर सिटी जो है राजस्थान की, उसको 2020 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक बार सुनिए ध्यान से, जो भी मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना, और अगली बार जब फिर से रिवाइज होंगे ना तो फिर से 1-2 बार सुनना और आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी। रट्टा मार के आप लंबे टाइम तक नहीं रख पाएंगे, परंतु अगर आप ध्यान से 3-4 बार सुनेंगे ना इनको, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो माइंड में क्लैश जो है वो कर जाएगा, और ऑब्वियसली आप सही आंसर कर टिक आएंगे, सही आंसर जो है वो टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन, वहाँ यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछे गए हैं और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो पूछे गए हैं। तो जब भी हम इंडिया के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप बहुत बार पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसे काम करवाए गए थे जिन्होंने ना हिस्ट्री में, जिनका एक अलग ही स्थान था, जो बड़े हट के थे और बहुत ही पॉपुलर ये हुए। जैसे कि इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया था, इन्होंने ठगी प्रथा होती थी, नर बलि प्रथा होती थी, इन प्रथाओं को जो था वो इन्होंने बैन कर दिया था। इनके द्वारा 1833 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज जो था ये भी स्थापित जो था वो करवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 1828 से लेकर 1835 तक, इस दौरान जो था ये क्या रहे थे, गवर्नर जनरल जो था वो रहे थे और इंडिया के रहे थे। और ये जो लॉर्ड मेटकॉफ आते हैं ना, लॉर्ड मेटकॉफ भी इम्पोर्टेंट हुए, ये 1835 से 1836 तक रहे। इन्होंने समाचार पत्रों को जो था इनके लिए काम किया और इनके ऊपर जो प्रतिबंध होते थे उनको भी हटा दिया था, तो प्रेस को लेकर इन्होंने काम किया। लॉर्ड ऑकलैंड इमीडिएटली आफ्टर मेटकॉफ आए थे, तो ये 1836 से 1842 तक रहे। इन्होंने एक अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छा काम ये किया कि जो शेरशाह सूरी मार्ग होता था उसका नाम बदल दिया, और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल कर जो था इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड जो था वो रख दिया था, जीटी रोड जिसको आप कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और फिर बाद में चलकर लॉर्ड डलहौजी भी आए थे जो 1848 से लेकर 1856 तक रहे थे। इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने ध्यान रखनी है। इनके कार्यकाल के दौरान और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे कि वुड्स डिस्पैच कमीशन आया था, पहली रेलवे लाइन 1853 में इनके कार्यकाल के दौरान चली थी, बॉम्बे से थाने तक जो था वो चली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान हुई। जैसे कि आप कहेंगे कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो आधुनिक काल की जो डाक व्यवस्था है उसकी आधारशिला इन्होंने रख दी थी, और वहीं से जो है वो डाक विभाग में ये सुधार करते रहे, और नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी जो था वो लेकर आए थे, ये ध्यान रखें। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपने जान लिया। 141 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोलते हैं कि भगत सिंह ने जो था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जो केंद्रीय विधानसभा थी, इसके ऊपर बम फेंका था। ये बम कौन से ईयर में फेंका गया था इनके द्वारा? देखो, इसका ईयर आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ईयर पूछ लिया जाता है और इसके साथ ही जुड़े भी हैं। तो इन्होंने जो था ये
1929 में फेंका था। ऑप्शन ए सही आंसर है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो भगत सिंह ने जो था वो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को जो था वो केंद्रीय विधानसभा पर जो था वो बम फेंका था। और ये बम क्यों फेंका गया था, तो उस दौरान एक बिल आया था, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसके विरोध में जो था वो इन्होंने फेंका था। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र सरकार को डराना था, किसी को भी मारना इसका उद्देश्य जो था वो नहीं था। ये बम किसी को मारना इसका उद्देश्य नहीं था, तो ये बम खाली स्थान पर जो था वो फेंका गया था। खाली स्थान मतलब वो खाली स्थान जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, मतलब एम्प्टी स्थान था जहां पर लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी, वहां पर ये बम जो था वो फेंका गया था। और आपने ध्यान रखना है कि भगत सिंह हो गया, बटुकेश्वर दत्त हो गया, इनके खिलाफ जो था इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में चलकर आपको बताया कि 23 मार्च 1931 को, 1931 और 23 मार्च ध्यान रखना है एग्जैक्टली, इस दौरान लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर हुआ था। तो भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गया, इनको यहाँ पर फांसी की सजा जो था वो सुना दी गई थी। तो इनको फांसी बाद में चलकर हुई थी, ये ध्यान रखें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए भगत सिंह जी के बारे में, जो इनकी लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये बॉम्ब फेंका था इन्होंने, किसके साथ मिलकर फेंका था, 1931 में इनको फांसी हुई थी, तो उस दौरान 2 लोग इनके साथ थे, उनके नाम भी आपने ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, सुखदेव और राजगुरु। ये हो गया इंपॉर्टेंट जी। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बोलते हैं कि इंडियन जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह का एक डांस होता है यक्षगान। ये यक्षगान डांस पूछते हैं कि कहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। देखो यक्षगान की हम बात करते हैं ना, तो यक्षगान ये कर्नाटका में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कर्नाटका में यक्षगान परफॉर्म किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है वो बहुत सारे ऐसे डांसेस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो कर्नाटका का यक्षगान आपने जान लिया। आपने भरतनाट्यम ध्यान रखना है, तमिलनाडु में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आपने कुचिपुड़ी ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कथकली ध्यान रखना है, ये केरल में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आपने मोहिनी अट्टम ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल में ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इनको आप ध्यान रखना, ये कहाँ कहाँ पर जो है परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर हम हिमाचल के डांसेस की बात करते हैं, तो हिमाचल के डांसेस में जो है जब आपसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डांसेस लोक नृत्य पूछे जाते हैं, तो लाहौल स्पीति का लंगदरम्मा हो गया, सांद एंड साबू हो गया, चंबा का ढांगी हो गया, घुरेही हो गया, झांझर हो गया, ढेपक हो गया, ये ध्यान रखने हैं। सिरमौर का बिरसू हो गया, झूरी हो गया, बूढ़ा हो गया, ये परफॉर्म किए जाते हैं। नाटी तो आपको पता है कॉमन ही परफॉर्म की जाती है। कुल्लू में कथड़ी परफॉर्म किया जाता है, ढिल्ली परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखने हैं। और किन्नौर की बात करें तो बाख्यांग, बयांगचू, जातरू, कियांग, जापरो, ये सारे जो है वो किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं ना। हिमाचल का जब भी क्वेश्चन बनता है ना, तो पीछे नहीं रहना चाहिए उसको रिवाइज करने से, डिस्कस करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हिमाचल के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी हेल्प हो जाती है। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हिमाचल प्रदेश में लोक नाट्य भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो लोक नाट्य में एक भगतू लोक नाट्य है, भगतू लोक नाट्य जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फोर्स्ड गांधी जी टू स्टार्ट द फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल इन सितंबर 1932 विच रिजल्टेड इन एक्सेप्टेंस ऑफ द पूना पैक्ट। तो बोलते हैं कि किसके प्रभाव के कारण जो था वो सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी को अमरण जो अनशन था या उपवास था वो करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो था वो पूना पैक्ट जो था ये स्वीकृति इसको मिली थी। देखो गांधी जी आपको पता था कि हिंसा को नहीं मानते थे, वो ज़्यादा जोर देते थे अहिंसा के ऊपर, और उनके हथियार क्या थे, उनके हथियार यही थे कि अनशन कर दो, इस तरह से जो है वो आक्रोश ये जताते थे। तो इन्होंने जो था वो कम्युनल अवार्ड जो था, कम्युनल अवार्ड के विरोध में जो था इन्होंने क्या किया था, सितंबर 1932 को आमरण अनशन जो था वो प्रारंभ किया था। और इस दिन वो पुणे की यरवदा जेल में जो था वो बंद थे, ये आपने ध्यान रखना है।
परिणाम स्वरूप जो था वो पूना समझौता जो था वो इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। और पूना समझौता कब जो था वो हस्ताक्षर इसके ऊपर हुए थे, क्वेश्चन ये भी बनता है। 1932 में जो था वो पूना समझौता के ऊपर जो था वो हस्ताक्षर हुए थे, ये आपने ध्यान रखना है। गांधी जी और जो दलित नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बीच में जो था ये समझौता हुआ था, इसे पूना पैक्ट के नाम से कहा गया। पूना समझौता भी जो था वो इसे कहा गया। इससे पहले जो कॉम्युनल अवार्ड आया था, कॉम्युनल अवार्ड में क्या कहा गया, इसमें कहा गया एक हम पृथक निर्वाचक पद्धति लेकर आएंगे जिसमें मुसलमान, ईसाई, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, सिख, हरिजन, इन सभी के ऊपर जो है उसको लागू कर दिया जाएगा। और गांधी जी ने इसका विरोध किया फिर विरोध में इन्होंने क्या किया, ये अमरण अनशन पर बैठ गए। और पूना पैक्ट जो था ये क्यों, पूना पैक्ट नहीं, कॉम्युनल अवार्ड आया क्यों था, आपने ध्यान रखना है कि भारत में अल्पसंख्यकों की जो प्रॉब्लम थी ना उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा था, वो सॉल्व नहीं हो रही थी। और इसी समस्या को समझौते से हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मैकडोनाल्ड को जो था वो 1932 में जो था वो ये कॉम्युनल अवार्ड लेकर भेजा था। इन्होंने घोषणा कर दी, वही सब हुआ। फिर 1932 में जो था ये आया, फिर पूना पैक्ट हुआ, इसका विरोध किया गया। इससे पहले 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बाद में सेकंड नंबर की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसको आप द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो भी कहते हैं, वो हुआ। 1932 में ही जो था वो तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन भी जो था वो हुआ था 1932 में। ये आपने ध्यान रखना है। जो पहले नंबर का गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में चला और 1931 तक चलता रहा। दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन 1931 में आया, 1931 में ही समाप्त हो गया। तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन 1932 में आया। इस तरह से आप चीज़ों को जो है वो याद रखें। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि कांग्रेस जो थी इसके बहुत सारे अलग अलग प्रेसिडेंट जो था वो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी इसके प्रेसिडेंट क्या बने थे, अगर बने थे तो कौन से ईयर में जो था वो बने थे, और फिर वो सेशन भी कहीं पर हुआ होगा, वो कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, PDF सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दी जाती है जो ऑफिशियली डिक्लेयर की जाती है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी हेल्प मिलती रही है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।